नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, अपनी इस आधार सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं आज, जो नरमपंथियों की भूमिका से संबंधित है। ये स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे और ये पूरा उत्तर जो है हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, प्रॉपर फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह के माध्यम से आपको समझाएगा ये उत्तर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। नरमपंथियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया, इसका विश्लेषण करना है। तो इसकी सीमाएं वगैरह भी आपको बतानी है विश्लेषण में, क्योंकि आधार कैसे बनाया, इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, या इनके आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी, ये सब हमें बताना है। ये यूपीएससी में 250 शब्दों में पूछा जा सकता है और पीसीएस में 200 शब्दों में। तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, और जल्दी से डिस्कस करेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो अंत तक देखिए। इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जो फोकस आईएएस पीसीएस है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल हमारा अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके दो मुख्य चरण माने जाते हैं। एक तो जो नरमपंथी चरण था, ये तो हमने बताया यहाँ भूमिका में भी, 1805 से 1885 से 1905 तक का। इस समय क्या है, नरमपंथी राजनीति हावी थी स्वतंत्रता आंदोलन में। और दूसरा, आपको पता होगा, गर्मपंथी नेता भी थे हमारे। उनका दौर कब तक माना जाता है, 1905 में जो बंगाली विभाजन हुआ था उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, और ये 1919 तक लगभग चला था। तो अब आपको पता होगा कि नरमपंथी नेता कौन कौन थे। भाई, दादा भाई नारोजी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो थे हमारे नरमपंथी नेता थे। और गर्मपंथी नेता का पता होगा आपको कौन कौन थे। बाल गंगाधर तिलक जी थे, जिन्होंने बोला था कि सौराष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय थे, और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इसको आपको पता भी होगा, बाल पाल लाल से याद करते हैं सब। बाल 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 से मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय। ये तीनों बड़े ही प्रसिद्ध जो थे गर्मपंथी नेता थे। अब देखिए, आपको उनकी कार्यप्रणाली पता होगा। नहीं पता है तो ये शॉर्ट में ऐसे आपको उत्तर में लिख देना है। इनकी कार्यप्रणाली क्या होती थी नरमपंथियों की, ये मतलब संवैधानिक सुधारों में विचार रखते थे, विश्वास रखते थे। तो इसमें 3 पी याद रख लीजिए आप: पेटिशंस, प्रोटेस्ट और प्रेयर। हिंदी में क्या है, याचिका, विरोध और प्रार्थनाएं। तो ये इस प्रकार से अपना जो है अंग्रेजी शासन के प्रति जो अपना वो है नजरिया रखते थे, और ऐसे ही इनकी कार्यप्रणाली थी। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं। अच्छा, गर्मपंथियों क्या थी, गर्मपंथी नेता भी अगर देखते हैं, वे क्या करते थे, वे सीधा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे वो। और ये जो नरमपंथी थे, इनका विश्वास था कि अंग्रेज जो है भारत को सुधार सकते हैं। तो ये अंग्रेजी शासन के अधीन ही सुधारों की बात करते थे। अब गर्मपंथी बता देता हूँ कि क्वेश्चन गर्मपंथी के ऊपर भी आ सकता है। तो वो क्या करते थे, तो स्वराज की स्पष्ट मांग रखते थे कि हमें तो स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, हमें तुम्हारे अधीन नहीं रहना है। बहिष्कार करते थे वो। जैसे आपने देखा होगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, विदेशी कपड़े जलाए गए थे, है ना, विदेशी सामान फेंक दिया था निकाल निकाल कर। और विदेशी जो संस्थान थे शिक्षण, उनसे भी छात्रों ने क्या है बाहर निकल गए थे। उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया था, जो हमारे गर्मपंथी थे स्वदेशी। उस समय क्या है, कई सारे स्कूल कॉलेज भी खोले उन्होंने स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देते। इनका मानना था कि जो हमारी शिक्षा वो बेस्ट है, और हमारी जो स्थानीय भाषा है जैसे हिंदी तमिल वगैरह, उनके तहत क्या है हमें पढ़ाया जाए। कर नहीं देना, ये सब ये भी उनका ये होता है, कर नहीं देंगे हम, इस प्रकार से। और जन आंदोलन को तीव्र बनाना उनका उद्देश्य था, कि लोग संगठित रूप से इकट्ठा हो और अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंके। ये उनकी कार्यप्रणाली थी। लेकिन क्वेश्चन हमारे हैं नरमपंथियों की भूमिका और उनका प्रभाव कैसे रहा स्वतंत्रता आंदोलन पर, इसका हमें विश्लेषण करना है। तो देखिए, पहले एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण अर्थात 1885 से 1905, ये आपको जरूर लिखना है। जब भी नरमपंथियों की बात आएगी ये चरण लिखना है, जिससे पता चल जाएगा जब को आपको अच्छी खासी नॉलेज है। को नरमपंथी राजनीति के युग के रूप में जाना जाता है। अब एक दो नाम लिखेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक सुधारों या वैधानिक सुधारों के माध्यम से भारतीय हितों की रक्षा का प्रयास किया था। अब क्योंकि सीधा आपको आधार बताना है, इसकी भूमिका बतानी है, तो ये हमारा मेन
डिमांड है जो क्वेश्चन की है, लेकिन वैल्यू एडिशन के रूप में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक डायग्राम बना के समझा देंगे शॉर्ट में कि भूमिका उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी। ये बना दिया। पेटिशन अर्थात सुधारों को लिखित आग्रह करना, सुधारों के लिए याचिका डालते थे, वो लिखते थे उसमें कि ये सुधार में चाहिए अंग्रेज सरकार को। फिर प्रोटेस्ट भी करते थे, शांतिपूर्ण करते थे, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं, इनका ये खूबी थी, प्रेस और सभाओं के माध्यम से, और सरकार को ज्ञापन सौंपते थे जिसे प्रेयर या प्रार्थना बोलते हैं। देखिए फिर ऐसे एक लाइन में ऐसे लिखी थी, संवैधानिक विश्वास उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के भीतर भी सुधारा जा सकता है, ब्रिटिश शासन को भी। तो अब क्वेश्चन की अगले पार्ट पे चलते हैं हम। अब इनकी कार्यप्रणाली के प्रमुख तत्व संक्षेप में लिख देंगे, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये याद रख लीजिए। ये इसलिए लिख रहे हैं अगर आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा पेज नहीं भर पा रहा है, क्योंकि जब आप 8 पॉइंट लिखोगे इधर 7-8 पॉइंट से ज़्यादा याद नहीं आएंगे, तो उसमें केवल एक ही पेज भरेगा और ये वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। तो क्या है प्रमुख तत्व है, संवैधानिक तरीकों पर विश्वास, क्या मानना था उनका, कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगे रखना। दूसरा क्या था, याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से मांग, अपनी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के को कैसे पहुंचाते थे, वो याचिका डालते थे, पटिशन डालते थे, प्रार्थना पत्र भी भेजते थे कि ये सुधार कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार से सुधारों की अपेक्षा। उनका मानना यह था कि सुधार कोई भी तेजी से नहीं आएंगे, तो क्रमिक विकास होगा धीरे धीरे, पहले ये शिक्षा सुधार आएगा, फिर विकास आएगा, फिर गरीबी हटेगी, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्रमिक सुधारों की बात करते थे। चौथा पॉइंट क्या है, सभाओं, लेखों और प्रेस के माध्यम से जन जागरण, ये उनका प्रमुख काम था। तो क्या था कि जो हमारी जनता है उनको राजनीति के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि उस समय कह रहा है भारत में कोई सरकार तो थी नहीं, उससे पहले राजाओं का शासन था, तो राजनीतिक रूप से जो हमारे लोग थे वो पिछड़े थे, तो जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना ये भी इनका एक प्रयास था। पांचवा क्या है कि ब्रिटिश संसद और जनता को प्रभावित करने का प्रयास। ये क्या करते थे कि हम भारत की समस्या को ब्रिटेन तक पहुंचाते थे, इंग्लैंड में भारतीय पक्ष का प्रचार करना। जैसे दादा भाई नौरोजी, आपको पता होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उनके सदस्य बने थे वे, और वहाँ ब्रिटिश संसद में उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। धैर्यपूर्ण और अहिंसक आंदोलन की नीति, तो उग्रता के स्थान पर क्या करते थे, संवाद को प्राथमिकता देते थे। अब इनका योगदान क्या था, ये मेनली पूछा गया क्वेश्चन में, और किस प्रकार से इन्होंने एक आधार बनाया स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1 क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय। आर्थिक अर्थात जनता को बताना कि ब्रिटिश हमारा कैसे नुकसान कर रहे हैं। तो आपको ये पता होगी ड्रेन थ्योरी जो थी दादा भाई नौरोजी की, बड़ी प्रसिद्ध थी, ये आप जरूर देंगे। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के बहिर्गमन के सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के कल्याणकारी होने का मुखौटा उतार दिया। अच्छा, ब्रिटिश क्या बोलते थे कि हम तो भारत का कल्याण करने आए हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत से बाहर ये धन भेज रहे हैं। कभी राज्य सचिव की उनके वेतन के रूप में भेजते थे, कभी क्या करते थे, ये कि जो सेना पे जो खर्च हो रहा है उसके लिए पैसे भारत से लेते थे। तो भारत का धन अल्टीमेटली क्या जा रहा है, जब उनके सैनिकों को हम वेतन देंगे तो वो तो वेतन लेकर उसको कहाँ अपने देश भेज देंगे, तो भारत का जो धन है वो बाहर जा रहा था। इन्होंने ऐसे ही केवल सिद्धांत ऐसे थ्योरेटिकल नहीं दिया, इन्होंने पूरी सांख्यिकी बताई कि कितना धन जा रहा है बाहर। उन्होंने सांख्यिकी प्रमाणों से ऐसे किया कि भारत में गरीबी का मूल कारण ब्रिटिश शोषण ही है। तो देखिए कितना बड़ा काम इनका था ये, और बड़े प्यार से लोग करते ये काम। इसने भविष्य के स्वदेशी आंदोलनों को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक तर्क प्रदान किया। देखिए ये क्योंकि इन्होंने आधार कैसे बनाया, भाई आधार इन्होंने ऐसे बनाया कि इन्होंने ये डेटा दिया, इसके बाद जो उग्रवादियों ने भी जो डेटा यूज किया वो इनका डेटा यूज करके उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए कितना घातक है अंग्रेजी शासन। बात ये है कि बस ये इनका तरीका अलग था, और उग्रवादी जो थे, मतलब उग्र विचारधारा वाले जो थे, उनका तरीका अलग था। दोनों का लक्ष्य एक ही था कि भारत की आज़ादी और भारत का विकास। दूसरा हेडिंग आप डालेंगे, राजनीतिक चेतना और संस्थागत ढांचा इन्होंने निर्माण किया। देखिए कांग्रेस का गठन किया सबसे पहले, तो है ना, ये एक बड़ी चीज थी। एक अखिल भारतीय मंच प्रदान किया, जिससे क्या है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी नेता जो हैं आएंगे और कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में सोचना सिखाया, तो ये भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज थी, इनकी उपलब्धि थी। उन्होंने लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और संसदीय शासन व्यवस्था के आधुनिक मूल्यों से परिचित कराया जनता को। तीसरा हेडिंग डालेंगे, ब्रिटिश सत्ता के नैतिक आधार को चुनौती दी उन्होंने। अच्छा, ब्रिटिश इतने होशियार लोग थे, वो क्या बोलते थे कि हम हमारे ऊपर वाइट जो है एक बर्डन है। क्या बर्डन है कि जो नॉन वाइट लोग हैं, अर्थात जो अंग्रेजों से अलग है जैसे भारतीय, उनका विकास करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को इतना सुपीरियर मानते थे कि हमारा विकास वो करेंगे। तो इस थ्योरी को बोलते थे व्हाइट मैंस बर्डन, कि उनके ऊपर तो बोझा है बेचारों को, जबकि वही एक बोझ बने हुए थे देश के ऊपर। तो अंग्रेजों का दावा क्या था कि उनका शासन भारत के विकास के लिए है। न ये देखिए, ये कीवर्ड आप जरूर लिखेंगे, इसको भले देवनागरी में लिख दीजिए या कुछ कीवर्ड आप 10 से 20% इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। दूसरा पॉइंट क्या है, नरमपंथियों ने आर्थिक और प्रशासनिक आंकड़ों से
इस दावे को ध्वस्त कर दिया। किसको? व्हाइट मैन बर्डन को, कि जो अंग्रेज बोलते थे कि हम यहाँ कल्याण करने आए हैं, इन्होंने ध्वस्त कर दिया, जिससे ब्रिटिश शासन का नैतिक आधार ही समाप्त हो गया और जनता में उनके प्रति संतोष बढ़ा। क्या है ना, जनता भी मानने लगी थी कि हाँ, अंग्रेज ना बड़े होशियार लोग हैं, हमारा कल्याण कर देंगे। लेकिन नरमपंथियों ने क्या किया? आंकड़े दिए, है ना, और आर्थिक आंकड़े दिए पूरे अच्छे से कि क्या क्या नुकसान अंग्रेज हमारा कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जनता समझ गई कि ये कोई व्हाइट मैन बर्डन नहीं है, ये कोई कल्याण करने नहीं आए, अपना फायदा करने आए हैं। और जनता क्या है, इकट्ठी हुई अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी इनकी। चौथा क्या है? नागरिक अधिकार, जैसे भी फंडामेंटल राइट्स है। तो इन्होंने नागरिक अधिकारों की वकालत की अंग्रेजों से कि भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए और संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, इनकी बहुत सारी मांगे मांगी भी गई, वो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, 1897 में तिलक की गिरफ्तारी का विरोध किया इन्होंने, है ना। ये ऐसा नहीं कि भाई नरमपंथी एकदम गर्मपंथियों के विरोधी थे, वो उनको सहयोग भी करते थे। अगर गलत काम अंग्रेज कर रहे हैं तो फिर ये गर्मपंथियों को भी सहयोग करते थे। इन्होंने तिलक की गिरफ्तारी का विरोध किया, बोला कि भाई ऐसे तो प्रेस की आज़ादी छिन जाएगी अगर आप ऐसे किसी को लिखने के लिए जेल भेज दोगे तो ये इन्होंने एक सुधार किया काफ़ी बड़ा। पांचवा देखते हैं, संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार। देखिए, उनके निरंतर दबाव के परिणाम स्वरूप ये कुछ एक्ट अंग्रेज लेकर आए फिर सुधार करने के लिए भारत में प्रशासनिक सुधार। जैसे कि 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। किसके दबाव से? नरमपंथियों के दबाव से। उन्होंने सिविल सेवा में क्या है कि भारतीयों का की भूमिका बढ़ाई जाए, इसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। और सैन्य खर्च में कटौती की जाए। तो ये सब मांग उठाकर उन्होंने क्या, भारतीयों के हक की बात की। छठा पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष मजबूत किया। जैसे कि बताया था, दादा भाई नेहरू जी ने देखिए कितना बड़ा काम किया है। इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से ब्रिटिश जनता और संसद के समक्ष भारत का पक्ष रखा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये आप जरूर लिखेंगे, है ना। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति सहानुभूति पैदा हुई और ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव बढ़ा। तो पूरी दुनिया को पता चला कि अंग्रेज लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये आपका मुख्य भाग पूरा हुआ है। अब इसके बाद क्योंकि विश्लेषण करना है तो इनकी सीमाएं बताएंगे हम। अच्छा, सीमाएं ऐसे पॉइंट में मत लिखना क्योंकि फिर कॉपी आपकी एक जैसी हो जाएगी और बोर लगेगी। अब इस सीमाएं इस प्रकार से एक डायग्राम बनाइए और लिख दीजिए। देखिए क्या सीमाएं थी इनकी? एक तो सीमित जनाधार था। एक्चुअली क्या है कि ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे। तो इनके साथ ना केवल शिक्षित वर्ग, जो उच्च शिक्षित वर्ग है, पढ़े लिखे लोग और अमीर लोग ही जुड़ पाते थे। गरीब मजदूर किसान को और बेचारे आदिवासी पिछड़ों को ये समझ नहीं आता था कि यार ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। तो इसलिए इनकी पहुंच क्या है, मुख्य रूप से शहरी शिक्षित वर्ग तक ही रही और किसानों और मजदूरों की सक्रिय भागीदारी का अभाव था। अच्छा, ये काम किया फिर आगे गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने सिंपल सिंपल चीजें लाई। वो समझ गए थे इस चीज को कि भाई जो नरमपंथियों की जो कार्य प्रणाली है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। उन्होंने इसलिए नमक आंदोलन जोड़ा। अच्छा, नमक क्या है? नमक आंदोलन, नमक का प्रभाव हर आदमी पर पड़ता है, तो इसलिए गांधी जी का जनाधार तेजी से बढ़ा फिर। अच्छा, इनकी सीमाएं देख लेते हैं। दूसरी सीमाएं क्या थी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अच्छा, उग्रपंथी क्या बोलते थे कि ये तो अनुनय विनय की नीति है, भाई आप भीख क्यों मांग रहे हो, ये तो हमारा हक है। तो ये कहकर आलोचना करते थे इनकी। तीसरा क्या है जो इनकी सबसे बड़ी सीमा थी और गलती थी, कि भ्रमपूर्ण विश्वास था। इनको ये विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और ये एक दिन भारत का कल्याण करेंगे। धीरे धीरे इनकी समझ में आया कि नहीं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, इनको फिर यहाँ से भगाओ। तो ये इनकी सीमाएं थी। अच्छा, इनका आधार बता दिया, इनका योगदान बता दिया, इनकी सीमाएं बता दी। अब थोड़ा सा महत्व बता देते कि जो उन्होंने कार्य किया उसका क्या क्या लाभ हुआ। देखिए संक्षेप में बताएंगे क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है, इसको हमें डिटेल में नहीं लिखना है। ये आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन मेरा मानना है कि आप हमेशा लिखिए। टॉपर्स लोग भी यही बताते कि थोड़ा वैल्यू एडिशन कीजिए, तभी आपको ना एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। तो ऐतिहासिक महत्व क्या रहा इनका? देखिए, नरमपंथियों की भूमिका को केवल उनकी विफलताओं से नहीं मापा जा सकता। उस समय राजनीति की शुरुआत उन्होंने उस समय राजनीति की शुरुआत की जब राजनीतिक चेतना का अभाव था भारत में। लेकिन जिस समय कोई जानता ही नहीं था कि प्रशासन कैसे चलता है, राजनीति क्या होती है, क्योंकि उस समय राजनीतिक दल थोड़ा ही थे जैसे आज इतने राजनीतिक दल बने हुए हैं। तो इन्होंने उस समय उसका विकास किया जब कोई जानता नहीं था। उन्होंने वैचारिक आधार तैयार किया, मुख्यतः आर्थिक रूप से बताया ना इनको, अभी जो ऊपर बताया, धन बहिर्गमन का सिद्धांत बताया। तो आर्थिक आलोचना इन्होंने की। इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। बड़े बड़े नेता हुए जैसे गोखले, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनको पूरा जो है भारत एक बड़ा नेता मानता था। उन्होंने एक मंच तैयार किया। देखिए कांग्रेस का एक मंच बना, जैसा भी है आप उसकी आलोचना करें या कुछ भी करें, लेकिन कांग्रेस का मंच बना और उससे लोग जुड़े। अंततः क्या हुई? सफलता में कांग्रेस का बड़ा योगदान था। तो ये संक्षेप में लिखेंगे वैल्यूएशन। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे दोस्तों। जैसे बताया था कि एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखेंगे, और हिस्ट्री का निष्कर्ष का एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जैसे किसी भी आंदोलन के बारे में आपको निष्कर्ष लिखना है तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, आप देखिए कि उसके बाद आंदोलन कौन सा हुआ, तो या उसके बाद कोई एक्ट पारित हुआ,
तो आप क्या करोगे कि ऐसे बता देंगे कि इस आंदोलन के प्रभाव से इस आंदोलन को बल मिला या अंग्रेजों ने ये सुधार किए। तो ये इस प्रकार से हिस्ट्री का एक निष्कर्ष लिखने का तरीका था और ये बेस्ट तरीका होता है। तो देखिए निष्कर्ष तक इसके लिए क्या लिखेंगे हम। निष्कर्षतः यदि नरमपंथियों ने वैधानिक संघर्ष का आधार न तैयार किया होता तो बाद के चरणों में उग्र राष्ट्रवाद या गांधी जी का असहयोग आंदोलन इतनी तीव्रता से सफल नहीं हो पाता। क्योंकि आपको पता होगा असहयोग आंदोलन 1920-21 में शुरू हुआ और इनका चरण कब था, 1905 से लेकर 1919। तो इसको इससे जोड़ दिया। तो ऐसे ही हिस्ट्री का निष्कर्ष लिखना होता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है। आधार सीरीज आप देखते रहिए और लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जिस टाइम भी वीडियो अपलोड होगी फिर उसको आपको देखने में आसानी होगी, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और कैसी आप ये पहल लग रही है बताइए, कुछ कमेंट कल बच्चों ने किए थे, तो बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अपने बिजी शेड्यूल से भी हम वीडियो बनाते हैं। देखिए आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा वीडियो में, क्योंकि बाहर पड़ोस में हमारे काम चल रहा है कुछ, तो कोशिश करूंगा नॉइज रिडक्शन करने की। अगर नहीं होता है तो आप हेडफोन लगाकर इसको सुन लीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।